नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आवाज आप लोगों की अगर प्रॉपर सुनाई दे रही है मेरी, तो शुरुआत करें हम लोग आपके एक और नोवेल की, जिसका नाम है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। और ये वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण, जो कि इंडियन राइटर्स में एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम, जिस सम्मान के साथ, जिस इज्जत के साथ लिया जाता है, वो राइटर्स में से एक हैं आपके जो है आर के नारायण। गाइज, आर के नारायण की अगर मैं बात करूं तो टाइम लिखा हुआ है, वेंडर ऑफ स्वीट्स उन्होंने लिखा, जो कि उस वेंडर ऑफ स्वीट्स से पहले थोड़ा बहुत आर के नारायण के बारे में जानना होगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एक ऐसी स्टोरी है जो एक बाप बेटे के बीच में द्वंद्व जो है, वैचारिक जो मतभेद है, उनको लेकर के एक ऐसा नोवेल आर के नारायण ने लिखा, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो अब बात समझ में आएगी आपको यहां से कि आर के नारायण ने वेंडर ऑफ स्वीट्स लिखा, मतलब मिठाई बेचने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम जगन है। उस जगन की कहानी उसके बेटे माली के साथ में वैचारिक जो मतभेद हैं, कहां ईस्ट और वेस्ट को जोड़ करके, और बड़ा मतलब एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पूरी बात मैं समझाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको। आर के नारायण की अगर बात करूं तो इनका जो जन्म है, सुनिएगा, ये पीपीटी अभी मैं जैसे और बेटर तरीके से दिखा पाऊंगा आप लोगों को, आप सुन लीजिएगा। यहां से मैं आपको अगर दिखाऊं तो सुन लो, ये दिख जाएगा, ठीक है ना। मैं यहां से और बेटर दिखा देता हूं आपको, खूब दिख रहा है, क्लियर है, आराम से एक एक अक्षर देख सकते हो। तो आर के नारायण वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 10 1906 इन रासीपुरम। तो 1906 का टाइम था जब रासीपुरम में इनका जन्म हुआ, मद्रास में, चेन्नई में, मतलब जिसको वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। यहां अमंग द कंटेम्पररी इंडो इंग्लियन राइटर्स इन इंग्लिश आर के नारायण स्टैंड सुप्रीम। जो मैंने पहले ही कह दिया कि इंडियन राइटर्स जो हैं उनमें इनका नाम जो है सर्वश्रेष्ठ राइटर्स में से एक में गिना जाता है। तो भारत के अच्छे राइटर्स में से एक हैं जिनका विषय जो था बड़ा ही साधारण होता था। कहानी ऐसी होती थी कि इनके कोई कैरेक्टर सुपर हीरो नहीं हुए। इनके किसी भी कैरेक्टर के अंदर आप ऐसा नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई कोई बहुत बड़ा इन्होंने जो है ना, शक्तिमान वाली ताकत नहीं है। बिल्कुल साधारण जो है कैरेक्टर हैं इनकी कहानियों में, जो कि कोई सुपर हीरो नहीं होंगे, सुपर हीरो नहीं होंगे। एज प्रोफेसर श्रीनिवास अयंगर सेज, प्रोफेसर श्रीनिवास अयंगर जो हैं वो इनके बारे में कहते हैं कि ही इज अ रेयर थिंग इन इंडिया, अ मैन ऑफ लेटर, प्योर एंड सिंपल। वो ऐसे सिंपल इंसान हैं, इतने सिंपल हैं, इनके बारे में कहा जाए वो विद्वान भी थे। और याद रखना, यहां पर इनका जीवन जैसा जिस वे में गुजरा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहानियों को भी वैसा ही रूप दिया। ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ाऊं या इंग्लिश मीडियम में ज्यादा करूं, क्योंकि नोट्स पूरे के पूरे थ्रू आउट इंग्लिश में दिए हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके माइंड पे छप जाऊं। उसके लिए मेरी जो कोशिश है वो ये कि आपको माइंड में पूरी इमेजेस सेट हो जाए। उसके लिए मैं जो वे ले रहा हूं वो आप लोगों तक पहुंचे। बाकी आप लोग चाहें तो हम लोग ये जो चीजें हैं इनको डायरेक्टली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर अयंगर सेज ही इज अ रेयर थिंग इन इंडिया, अ मैन ऑफ लेटर, प्योर एंड सिंपल। इन हिज अर्ली करियर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, अपने करियर में आफ्टर ग्रेजुएशन he took up the job of clerk in the Mysore secretariat and later he became a teacher of English in a village school। तो मैसूर में जो है इन्होंने, जो आप लोग मैसूर कहते हैं, उस मैसूर में ये जो है एक इंग्लिश के जो है टीचर के रूप में इन्होंने पढ़ाया। और इससे पहले वो जो है सेक्रेटेरिएट में भी थे, और वो सेक्रेटेरिएट के अंदर एक क्लार्क के रूप में काम किया उन्होंने। और एज अ क्लार्क जब वो काम कर रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। देन इन्होंने एज अ टीचर काम किया, और इनका एक इंग्लिश टीचर करके एक नोवेल है, आपको बता दूं, जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ स्टोरी से भी रिलेटेड है। कहते हैं कि इनकी वाइफ की डेथ जल्दी ही हो गई थी, और उसके वाइफ के डेथ के बाद जो है इन्होंने, मतलब उसके बाद में ये ऐसे ही चलते रहे। इनकी पोती है अभी, जो ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस करके एक जो है इनका, ठीक है ना, क्या लिखा, LATER, हाँ, ये यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है।
LATER, संतोष ने लिखा, तो थैंक यू संतोष। करेंगे इसको चेंज, आपके पास अपडेट नोट्स आएंगे जिनमें छोटी मोटी बातें रह जाती है, टाइपिस्ट को डबल दिख गए होंगे, हो सकता है। तो लेटर बाद में वो जो है इंग्लिश टीचर के रूप में उन्होंने एक नोवेल भी लिखा, एज एन इंग्लिश टीचर, मतलब इंग्लिश टीचर करके जो है उनका खुद का नोवेल भी है, आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और इंग्लिश टीचर जो है उसमें उनकी अपनी वाइफ की जो डेथ हो जाती है उससे रिलेटेड, कहीं ना कहीं उनके जीवन से रिलेटेड है, बहुत सारी बातें हैं जो उसमें लिखी गई है, जो इनकी लाइफ स्टोरी को कहीं ना कहीं दिखाती है। इनका फर्स्ट नोवेल था जिसका नाम था, आप लोग अगर समझें तो, स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935। ये पहला नोवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स जो इन्होंने लिखा। लेकिन स्वामी एंड फ्रेंड्स के पीछे की कहानी भी बड़ी जोरदार है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स जो इनका पहला नोवेल था 1930 में लिख लिया गया था, और 1930 के अंदर जो है वो, जब उन्होंने अपने एक अंकल थे उनको इस बात के लिए कहा कि भाई मैंने ये नोवेल लिखा है, तो उन्होंने कहा ये भी कोई नोवेल है क्या। इसी नोवेल को ग्राहम ग्रीन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंग्लैंड में एक जो है व्यक्ति थे दूसरे, ग्राहम ग्रीन जो है वो, उनकी हेल्प से इन्होंने 1935 में पहली बार ये नोवेल पब्लिश करवाया। तो आपसे पूछा जाए कि स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा कब गया था, तो 1930 में, लेकिन इसको 1935 में पब्लिश करवाया गया। और ग्राहम ग्रीन जो है इनके दोस्त भी थे। ग्राहम ग्रीन के साथ मिलकर के, आपको याद होगा, एक जो है इन्होंने एक ट्रूथ प्रिंटिंग, ठीक है ना, एक उन्होंने मैगजीन चलाई थी, बता दूं आपको, खुद के लाइफ में भी रियलिटी भी है ये, कि इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी, और उस मैगजीन के मतलब 1000 प्लस जो है रेगुलर वीकली जो है मैगजीन छापते थे, और उसके कस्टमर भी 1000 प्लस हो गए थे इनके। उसके बावजूद भी इन्होंने उसको जो है छोड़ दिया था। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी इनके जीवन में एक नोवेल लिखा है इन्होंने, जिसमें मिस्टर संपत करके उनका एक जो है नोवेल है, उसमें कहीं ना कहीं झलक देखने को मिल जाती है उस चीज की, कि इन्होंने वो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस जो है बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद जो है यहां पे इन्हीं के एक दोस्त थे ग्राहम ग्रीन, जिन्होंने इनकी किताबों को पब्लिश करवाया। वहीं पे वो जो एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया था बेटा इन्होंने, जिसका नाम था इंडियन थॉट पब्लिकेशन। अगर आपको याद हो कि मैंने कहीं जिक्र किया है, तो इंडियन थॉट पब्लिकेशन जो है आर.के. नारायण की, ये इनकी पोती आज भी इसको सक्सेसफुली चला रही है। और इस इंडियन थॉट पब्लिकेशन की ये वाली किताब भारत में चलती है, जो कि इनकी ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस, आप लोग लिखते हो ना, इंडियन थॉट पब्लिकेशन इनकी पोती अभी भी चला रही है। ये वाली जो बुक है वो इनके खुद के ही पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को ये टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ हम लोग किताब को देखेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टोरी सुना दूंगा, समरी लिख दूंगा, मिस्टर संपत के नाम से, याद होगा आपको, वो मैंने आपको ग्रेड 2 में पढ़ा दिया, पूरा डिटेल्ड बता दिया कि मिस्टर संपत क्या करता है, फिर किस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है इनका एक और नोवेल था, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया 1935 में, डोडा एंड अदर स्टोरीज है, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज है, मिस्टर संपत है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वेटिंग फॉर द महात्मा है, लावली रोड है। ये लावली रोड इनकी जो है उसमें लिखा गया है अपने सारे, इसमें भी लवली स्टेच्यू, लवली रोड, ये इसमें भी नोवेल में देखने को मिलेंगे आपको। इनका घर दिखाएगा जो नेक्स्ट संडे, और इसके साथ साथ में अ कलेक्शन ऑफ स्केचेज एंड एसेज 1960 में लिखा, माय डेटलेस डायरी लिखा है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी लिखा है। ये मालगुडी एक काल्पनिक जगह रहेगी, याद रहे। ये सारे नोवेल इन्होंने लिखे हैं। ETC आर हिज फेमस वर्क्स। ये के यही नोट्स आप लोगों को सीधे डाउनलोड करके प्रिंट करवाने हैं, आपके पास कोई अलग से नया एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है ना। राहुल जांगीड़ कहते हैं कि सर ये मैंने खरीदी है, सर यही वाली बुक मेरे पास है। तो इसी बुक की स्पेशलिटी क्या है, ये उन्होंने जो लिखा वही पब्लिकेशन है, वैसे के वैसे ही आपके पास अवेलेबल है, नकली नहीं है, कोई भी इधर उधर हेर फेर नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको ये तो पढ़नी ही पड़ेगी ना, जब कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ोगे। अच्छे लोग होंगे जिनको सिलेक्शन चाहिए होगा, वो अभी राइट टाइम है, फ्री हो तो लाइब्रेरी में टेक्स्ट पूरे के पूरे रीड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अभी टेक्स्ट पढ़ गए तो ये जिंदगी में काम बहुत सारे जो है आसान होते चले जाएंगे। He received साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964 फॉर हिज फेमस नोवेल द गाइड। 1964 में उनको गाइड जो है एक नोवेल लिखा उन्होंने, उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। गाइड उनका एक फेमस नोवेल था जिसपे मूवी भी बनी, ठीक है ना।
गाइड पे एक मूवी भी बनी जिसमें देवानंद ने रोल प्ले किया था गाइड का, आप लोगों को याद होगा। नलिनी जिसमें मेन कैरेक्टर थी फीमेल के रूप में, और जो रोजी बन गई थी डांसर के रूप में, और साथ ही साथ में जो है आपका एक कैरेक्टर था जिसका नाम था राजू। राजू गाइड जो है उसमें राजू रेलवे गाइड के नाम से जाना जाता है। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो इस बुक से नहीं लिया क्या? मिल ही नहीं रहा, बुक में नहीं मिलेगा सुचित्रा। ये तो प्रिंट आउट के हिसाब से है कि आपको समरी दी गई है, पूरा का पूरा सार दे दिया, ये तो ये उसमें से नहीं है भाई, ये नोट्स बनाए गए हैं, ये नोट्स सेल्फ क्रिएटेड हैं, इसलिए इनके बारे में आप लोग जो है ये तो आगे देखेगा। तो उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ये कर रही है दुखी, इसकी वजह से ये जूम हो जाता है, ये 2 बार बैठ गई तो इसकी वजह से ही जूम हो गया और ये दिक्कत दे गई, तितली सी आ गई। और मैं सोचूंगी छोटा कैसे हो गया, क्योंकि तितली 2 बार जंप कर गई तो ये छोटा हो गया। He received साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर his famous novel Guide. He was conferred on फिल्म फेयर अवार्ड पद्म विभूषण इन 1964। उनको पद्म विभूषण भी मिला 1964 में। इसके साथ साथ his novels and short stories have also been published in many countries like England, France, Germany and Holland with the help of his friend Graham Greene। और ग्राहम ग्रीन was his friend and mentor, क्योंकि उसके जीवन में ग्राहम ग्रीन का बहुत बड़ा रोल रहा। जिस ग्राहम ग्रीन से मिलने के लिए नहीं मिला, लेकिन आपके लेटर्स में आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन होता था, और 1957 में जाकर के लगभग 20 साल बाद में ये जो है ग्राहम ग्रीन से जाकर के मिले थे, देख लीजिएगा। 1937 से लेकर 1957 के आसपास में, मतलब 1935 से 1937, मतलब 57 ही था वो टाइम जब ये शायद ग्राहम ग्रीन से मिले थे। तो ये ग्राहम ग्रीन से मिले तब उसके साथ, ठीक है ना। ही वॉज राइटर ऑफ मिडिल क्लास पीपल, वह एक ऐसे राइटर हैं जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही वॉज अ नॉवलिस्ट ऑफ कॉमन मैन एंड कॉमन सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप लोग ये मान के चलिए, बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करी कि भाई मैंने आपको कहा ना कि इनके कैरेक्टर जो है कहीं पे भी कोई ऐसी देवीय शक्तियों वाले नहीं है। हिज प्लॉट्स आर नाइदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर हेरोइक, ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और न ही कोई हेरोइक है, ये देख लीजिएगा। साथ ही साथ में लिखा कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट रियलिस्ट राइटिंग एट द मोमेंट, his art narration, his ethical problems, his mastery of medium, his subtle humor and irony, above all his unique style and style that is pure, simple and unsophisticated make his novel unique। इनके नोवेल में अपनी भाषा को, भाषा शैली, इनके लेखन का स्टाइल, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको बहुत ही शानदार बनाती है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 बता रखा है। क्या कह रहे हैं? तो मैंने कब, एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये ईयर को लेकर के, मैं आपको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला। 1958 में गाइड लिखा था, तो कब मिला इसको देख लीजिएगा, इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा कहा सिक्सटी है भाई, 64 नहीं है, इसको 60 कर लेना। ये कुछ चीजें हैं जो डेट्स में, डेट वैसे हो सकता है कि कोई ऊंचा नीचा हो जाए, तो देख लीजिएगा। 1960 में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। साथ ही साथ ही वॉज एन इंडो इंग्लिश राइटर, मैंने बताई दिया कि उनकी राइटिंग ऐसी थी, और वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए उनकी राइटिंग जो थी उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कि जिसको लेकर के आपको ये सोचना पड़े कोई बहुत बड़े इनके कैरेक्टर जो है ना बहुत ज्यादा
वो कोई बहुत बड़े ऐसे कैरेक्टर नहीं है कि जिनको देख करके आपको हीरो वाली फीलिंग आए, ऐसा कुछ होगा नहीं। आपके पूरे नॉवल के दौरान भी आपको देखने को मिलेगा। हिज कैरेक्टर्स, ही हैड चूजन कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल क्लासेस ऑफ साउथ इंडिया। उसके कैरेक्टर मिडिल क्लास के लोग हैं जो साउथ इंडिया में रहे। और दीज कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स की बात अगर करें तो आप लोग कहेंगे कि दीज कैरेक्टर्स आर फुल ऑफ लाइफ, वाइटलिटी and their practical behaviors can be seen through their likes and dislikes. They are neither saints nor sinners, कि ना तो बहुत बड़े कोई पापी हैं और ना ही कोई बहुत बड़े जो है उनके हीरो हैं, ना कोई बहुत बड़े सेंट हैं, मतलब साधु भी नहीं है, कोई संत भी नहीं है, कोई पापी भी नहीं है। बहुत साधारण एक मिडिल क्लास फैमिली, एक जो आम आदमी जो होता है उसकी जिंदगी को दिखाने के प्रयास इनके रहे हैं। कभी भी इनका कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे आप इस जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है उनको पढ़िए या फिर जो है किसी अन्य और नोवेल को पढ़िए, ठीक है ना। किसी भी नोवेल के अंदर ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती जिसको देख करके आप लोगों को ये लगे कि भाई बहुत बड़ा कोई हीरो लाइक वो जो है काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, हिज कैरेक्टर्स, देयर लैंग्वेज, देयर सिचुएशंस एंड देयर अपीयरेंस सीन रियलिस्टिक। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ वास्तविक है, ठीक है। साथ ही साथ में कहता है कि he does not approach in his novels he does not approach in his novels are free from any philosophy of life and dedicatism, एजुकेशन, मोरल। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई सीख दे करके बैठा हो। इनके नॉवल को, इनके जब आप नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा हमेशा हर नॉवल के अंदर ऐसी फील आपको आती रहेगी, लगभग जब एंड होगा तब आपका मन भारी सा हो जाएगा कि यार नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। चाहे वेंडर ऑफ स्वीट्स को देख लीजिएगा, वेंडर ऑफ स्वीट्स भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी फील आएगी लास्ट में जब नॉवल खत्म होता है तो आपको लगेगा कि यार नहीं, जगन को जंगल में चला गया बेचारा, इतना अच्छा सब कुछ था। मतलब आप ये लीजिए सर, पीपीटी में ईयर सही करवा देना, करवा देंगे तब टेंशन क्यों ले रहे हो, जब लेटर और वो 2 शब्द करवा देंगे। ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी। देखो नोट्स तैयार हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई पहले से इतना कोई जमाने से नोट्स को तैयार करके नहीं बैठा था। हर बार पिछली बार के नोट्स को रिवाइज करने का उद्देश्य होता है तो कोई ना कोई छोटी मोटी बातें रह जाती है। मैं आपको साफ बात बता दूं, मेहनत करते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं। आप लोगों के लिए पढ़ते हैं, चीजों को नया देखते हैं, कुछ अगर और बेटर मिल जाए तो बेटर करते हैं। पहले सिर्फ 10 लाइन का इंट्रोडक्शन था मेरा, सिर्फ मैं 10 लाइन में खत्म कर देता था पहले इंट्रोडक्शन। अब की बार इंट्रोडक्शन में ही मैंने बहुत बड़ी बातें जो है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन ही बहुत शानदार वाला इंक्लूड किया जिसमें समरी तक आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। तो इसलिए थोड़ा सा अब आप कहेंगे कि साहब उनके प्रीच, ये पूछ रही है, प्रीच का मतलब होता है भाषण देना, उपदेश देना। उनका कैरेक्टर कोई उपदेश नहीं देता है। ऐसे नहीं कि साहब संसार में ये सब होना चाहिए, ये वो, ऐसी कुछ नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनरी बातें होंगी। इनके कैरेक्टर्स को आप देखेंगे, लाइक आपने अगर ये जो है आर.के. नारायण के इस नॉवल को पढ़ा हो तो भी आपको समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में स्टोरी भी समझाऊंगा। इन हिज नॉवेल्स स्टोरीज ही मेंशंस ए प्लेस नेम्ड मालगुडी। उनके नॉवल में मालगुडी नामक एक जगह दिखाई देगी। एनी ग्रोइंग टाउन इन साउथ इंडिया, शायद कोई शहर हो लेकिन मालगुडी नाम का कोई शहर नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ठीक है ना। अरे कोई किसी भी तरीके का भय मुक्ति या ऐसा मतलब अनयूजुअल कैरेक्टर नहीं दिखेगा आपको सरिता, ऐसा कहना चाह रहा है ये, और कुछ नहीं, ठीक है ना। द बेसिक थीम ऑफ द नॉवल इन द प्लेस ऑफ मैन इन हिज प्रेडिसमेंट, यानी डिफिकल्टी, यानी जो इनके मेन है कि भाई लाइफ में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जो फेस करता है। ही वांट टू सजेस्ट इन हिज फिक्शन दैट लाइफ इज इलॉजिकल एंड मैन ऑलवेज ट्राइज टू ट्रांसलेट हिज फैंटेसीज इनटू रियलिटी। नोवेल जितने भी हैं, चाहे आप कोई सा भी देख लो, आप गाइड को पढ़ो, आप इसको पढ़ो, आप स्वामी एंड फ्रेंड्स पढ़ो, किसी भी नोवेल को आपको पढ़ने के बाद ये लगेगा कि आदमी अपनी फैंटेसीज को बहुत हाई लेवल पे ले जाना चाहता है, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे टोटे फंसते हैं कि समझ नहीं आता और सब चीजें अपने हाथ से निकल जाती है। यही इसमें देखेगा कि जगन बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अगर देखा जाए तो मिठाई बेचने वाला एक ऐसा कि उसके जब जिस जमाने में 3 आने रोजाना लोगों की कमाई हो रही थी, उस टाइम पे भी वो 1000 रुपए तक की रोज की मिठाई बेच देता है। 3 आना जहां लोगों की मिठाई की मतलब दिन भर की इनकम है, उस कंडीशन में जगन 1000 रुपए रोज की मिठाई भी बेच देता है। तो ये मान के चलिए कि उसका बिजनेस तो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिठाई जो है वो उसका बेटा जो है वो बिल्कुल
उस बिजनेस को लाइक ही नहीं करता है, और उस बेटे के उस मोह में सब कुछ खत्म हो जाता है। लास्ट में बेटा ऐसा चलेगा कि जो है माँ बाप उसके पिताजी की सारी बातों को इग्नोर करके चला जाएगा, और पिता उस मोह से दूर नहीं हो पाता कि मेरा बेटा जो है, और लास्ट में जंगल में चला जाएगा अपने बेटे को छोड़ करके, लेकिन जाते जाते भी चेकबुक साथ में लेकर के जाएगा। तो लालच फिर खत्म कहां हुआ? जब आप वानप्रस्थ की ओर ही चल दिए तो फिर चेकबुक की जरूरत कहां है? मन फिर भी उलझा हुआ है। दुकान की चाबी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलता रहता है कि ये चाबी ले जाना, और जगन जब उसका बेटा लास्ट में जेल में चला जाएगा, आपको बता दूं, जब उसका बेटा जेल में चला जाएगा तो भी वो अपने दोस्त को चाबी दे करके जाता है, साथ में कह के जाता है कि ये चाबी उसको दे देना, संभल में अगर उसके संभल पड़ेगी तो दुकान चला लेगा। तो ये कौन सी बात है? जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो क्या दुकान, क्या सब छोड़ के जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ना कुछ आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी, आप लोगों को बता दूं। अगले 4-5 दिन आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। नोवेल आपके पास में होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है ना? बिल्कुल चेकबुक साथ में लेकर के जाएगा अपनी। He want to suggest in his fiction that life is illogical। वो कहना चाहता है, उनके नोवेल के थ्रू नारायण संदेश देना चाहते हैं कि भाई लाइफ इलॉजिकल है, अतार्किक है, एंड मैन ऑलवेज ट्राइज टू ट्रांसलेट हिज फैंटेसीज, अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, रियलिटी में बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जीवन में हम जो चाहते हैं उससे कुछ और ही होता है। हम तो जब जिस दिन फॉर्म भर देते हैं उस दिन से ही हमारे माइंड में घूम जाता है, ये सेकंड ग्रेड स्कूटी से जाऊंगी, थोड़े दिन बाद कार ले लूंगी, कार से आऊंगी, कार से जाऊंगी, मेरे स्कूल में आराम से सुबह जाना, शाम को आना, टक से अकाउंट में 1 तारीख को पैसा आएगा। और इसी तरीके से पता चलता है कि परीक्षाएं फेल हो गए, उधर ही रह गई योजनाएं। तो आदमी का जीवन अलग है, उसकी माइंड की इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है, वो चीज है। आर.के. नारायण कंप्लीट द स्टोरी। और मैं एक बात और अब यहाँ पे आपको बोल दूं, इस फिलोसफी के बीच में अपनी भी फिलोसफी अपन झाड़ देते हैं, जरूरी है आप लोगों को बताना। देखिए, उदयपुर का एक लड़का 16 साल की एज में अभी 12वीं पास करके कोविड के टाइम पे चॉकलेट बनाने लगा, और उसका 1 साल के अंदर लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया। कोई आदमी है जिसका 40 साल की उम्र तक भी कोई बेचारे का काम धंधे का सेट नहीं होता, और किसी का है जो 70 साल में भी सेट नहीं होता, और कोई आदमी जो है 15 साल का भी बिजनेसमैन बन गया। तो ये अपनी अपनी किस्मत है भाई। कभी कभी ये भी होता है कि आप जो है ये सोचें, जिंदगी की शुरुआत हर आदमी की कहीं ना कहीं हो रखी है। आप इस चीज को लेकर तनाव मत ले कि वो फलाने के पास क्या आ गया, उसके पास क्या आ गया। अगर आपको ज्यादा जितना सोचोगे उतना ही ज्यादा तनाव में आओगे। सरिता नोगिया कह रही है, सर मैं ऐसा ही सोचती हूं, और वो सब धरे रह गए क्योंकि पेपर में एक में भी अपन पास नहीं हुए तो गड़बड़ हो गई ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? इसलिए ज्यादा फैंटेसीज को थोड़ा सा रोक करके प्रैक्टिकली भी सोच के देखना। मैं तो कहता हूं आपको कि लाइफ में खुश रहना है तो अपने से पीछे वालों को देखो, दुखी रहना है तो अपने से आगे वालों को देखो। लाइफ में खुश रहना है तो अपने से पीछे वालों को देखो। आपको लगेगा यार आप तो कम से कम ऐसे तो हैं जो आराम से अभी एसी में, पंखे पे, घर पे बैठ करके कम से कम पढ़ तो रहे हो, मोबाइल में कानों पे मोबाइल लगा करके अपना आराम से चल तो रहे। उनके बारे में भी तो सोचिए जो रोड पे बैठे हैं, जिनके पास रहने तक को घर नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। कभी उनके बारे में भी सोचिए। इसलिए कहा मैंने कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल शांति से जीवन जीना है तो उठापटक कम करना, ये ध्यान रखना। आगे देखिएगा। आर.के. नारायण कंप्लीट्स द स्टोरी ऑफ मैन्स राइज एंड फॉल इन दिस प्रेजेंट एंड टोटल व्यू ऑफ लाइफ। आदमी का उत्थान और पतन किस तरीके से होता है, वो सब बातें उसमें, और उसके जो प्रेजेंट में जो व्यू होते हैं, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएगा। अबाउट दिस नॉवल, अगर मैं इस नॉवल के बारे में बात करूं तो आर.के. नारायण नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन इन 1967 बाय द वुडली हेड लिमिटेड। ये वुडली हेड लिमिटेड ने पब्लिश किया था। बाई चांस आपके पास जानकारी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लंदन में पब्लिश हुआ था। इट्स 17th रीप्रिंट अपीयर्ड इन 2006 और 2006 में इसका 17वां रीप्रिंट हुआ, जिसको आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिस किताब के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेन थीम क्या है इस नॉवल की, तो देख लीजिएगा। इसकी मेन थीम है वो आपके सामने है। द मेन थीम ऑफ द नॉवल इज ईस्ट एंड वेस्ट।
पूर्व और पश्चिम की सोच, इनका बेटा माली है। जगन नाम का एक कैरेक्टर है, उसका बेटा माली है। जगन जो है वो भारत में रख करके माली को पढ़ाना चाहता है। माली अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में जाकर के एक कोरियन और अमेरिकन सोल्जर और कोरियन महिला की एक बेटी है जिसका नाम है ग्रेस, उससे जाकर के फुटबॉल के मैदान पे कहीं फुटबॉल का मैच देखते देखते मिल लिया और उसके साथ में जो है दोनों के आपस में रिलेशन बन जाते हैं। रिलेशन इस लेवल के कि वो जो है उसको अपने साथ ही भारत में वापस लेकर के आ जाता है पढ़ने के लिए जब जाती है, और वापस आ जाता है तो वहां पर वो जो वेस्ट में रहा, जो अमेरिका में रहा, वहां का ज्ञान वो पूरा का पूरा अपने पिताजी को देना चाहता है। पिताजी जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। और फिर शुरू होता है विचारों का टकराव, जिसको कहा आपने ईस्ट और वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। और मैं आपको बता दूं ये सब जगह पे है। आज आपको इतना कंफर्म्ड कह दूं मैं, आप में से भी कितने ही लोग होंगे जो मेरी बात को एग्री करेंगे। भले ही आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्या क्रांतिकारी वाली बात बोल रहा है ये आदमी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, आपकी और आपके पिताजी के वैचारिक मतभेद लगभग होते ही होते हैं, कोई भी हो। पापा की परियों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं बात कर रहा हूं बॉयज की। देख लीजिएगा ज्यादातर जो बॉयज होंगे उनके पिताजी के और उनके वैचारिक मतभेद होते ही होते हैं, क्योंकि पिताजी अपने हिसाब की अपने जीवन से अपने आप को बदलना नहीं चाहते और बेटों को लगता है कि हम सुधार दें, और ऐसा कुछ होता नहीं है। और जीवन में सभी जगह पे ये रहता ही रहता है कि आपको ऑलमोस्ट ये टकराव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। है या नहीं है बताओ? अरे देखो मेरी बात सुनो, ये तो जीवन चलेगा अब आगे। आपको पढ़ाई लग रही है, आप लोग सोचेंगे कि पढ़ाई चल रही है, मैं कह रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई नहीं चलेगी, आगे तो जीवन चलेगा, आनंद से बातें चलेगी, इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी ना आगे इस नोवेल में आके आपको लगेगा कि यार सारी सारी ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको ऐसा फील आएगा, ये लगेगा आप लोगों को जनरेशन गैप होंगे। हाँ होता है ऐसा। आजकल तो बिना अब्रोड गए ही कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं थॉट के, कंफर्म्ड ये होता है ऐसा, ठीक है ना। हाँ सरिता नोगिया बोल रही है बॉयज काम के ही नहीं होते, सही बात है। वो तो क्या है कि आपको अपनी जो आपकी पिताजी से नीड होती है वो पूरी हो रही है, और पिताजी को जो चाहिए आप उनके हिसाब से चल रहे हो तो ठीक, जरा सा भी आप थोड़ा सा अपोज करके दिखाओ, फिर इसके बाद देखो कैसे काम के नहीं होते। या आई हैव, एवरीबडी हैज संतोष। कोई इसमें जो है, मैं भी थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद मेरे भी रहते ही हैं, इसमें कहीं कोई जो है कहने वाली बात नहीं है। मैं जो भले ही आपके सामने इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, इतने अच्छे एफर्ट्स रहते हैं, मैं हर आदमी को लेकर के कोशिश करता हूँ कि आप सब मेरे से मतलब मेरी को जो है मेरी बात माने, मेरी बात सुने, लेकिन मेरे पापा जी को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है तो बकवास करता है, नौकरी लग गया और टाइम तो अगर सरकारी नौकरी कर लेता तो तेरा जीवन जो है ना, आज ये जो मगजमारी करता है ना, सारे दिन खड़ा रहता है, पढ़ाता रहता है, कभी ऊंचा चलता है काम, कभी नीचा चलता है, कभी परेशान होता रहता है, बहुत ऐसे ताने सुना देते हैं, कभी भी कभी फोन नहीं उठाएंगे, फोन करेंगे तो ये सभी जगह कहानियां हैं ऑलमोस्ट। आपको बता दूं इट्स नॉट अ बिग डील, ये आपके ही नहीं मेरे भी कहानियां हैं। भले ही मैं जयपुर में रह करके अपना मकान भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, मैं कभी कभी सोचता हूं तो कहता भी हूं यार एक बात बताओ, मेरी 35 36 37 की एज कंप्लीट हो चुकी है मेरी। मैंने कहा 37 की एज में मैंने एक अपना खुद का मकान ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली, अपना घर चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, सब कुछ है। अब बताइए मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो भी उनके दिमाग में बात आती है कि तू थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर दे, तो सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर दे। सच बात बताऊं, लड़के के फॉर्म भी भरवा देते हैं। समस्या वहां आती है जहां पे फिर वापस से आपके सिलेक्शन हो जाए तो संघर्ष शुरू हो जाता है। मेरे साथ में दिक्कत उल्टी है। मेरा पिछली बार सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होते ही विवाद ये था कि तू अब जाएगा जॉब पे, और मैं नहीं गया, फिर वही बात, तू नहीं गया, विवाद रहेंगे। ये सब की कहानियां हैं, हर आदमी की जीवन में उठापटक है। लड़कियों के नहीं होते विवाद, वो अलग बात है, पता नहीं क्यों नहीं होते। हालांकि लड़कियों के मम्मियों के साथ खूब चलते होंगे, चलते ही हैं। चले आगे देख, ठीक है। तो देखिएगा सभी जगह पे समस्याएं हैं कहीं पे भी, और बाप और बेटे के बीच में विवाद रहेंगे, जबकि दादा और पोते के बीच में नहीं रहेंगे। कारण आपके सामने है, कारण आपके सामने है। आप लोगों को पता है कि दादा और पोते के बीच में सरकारी नौकरी है ना, इसलिए बिल्कुल पिताजी सरकारी नौकरी में है तो उनको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी में ही जीवन है।
नाराज बहुत रहे हैं सर। आपकी नौकरी क्विट करने के डिसीजन को एक्सेप्ट कैसे किया होगा आपकी फैमिली ने? हम तो आज तक पापड़ बेल रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं कि अभी भी नाराज ही चलते हैं। वो कहते तू तेरे हिसाब से जैसे जो कर रहे यार, मेरे को कुछ मत कह। रहता है ऐसा। फिर मैं कहता हूँ अरे कोई बात नहीं, चल रहा है, ठीक है, लो आओ बैठो घूमते हैं, कहीं चल के आते हैं ना। फिर राजी हो जाते हैं ऐसे। तो जब आराम से घूम करके आते हैं, मैं कहता हूँ यार हर महीने, हर छठे महीने 2-4 महीने में बाई एयर घूम रहा हूँ। सच्चाई यह है कि मैं सरकारी नौकरी में होता तो कहाँ घूमता। और जीवन तो ये है जो चल रहा है। मैं 60 की एज में हो जाऊंगा, आप जैसे पापा जी नौकरी में हो, आपकी तनख्वाह से ज्यादा अभी पेंशन आती होगी, 70-80 हजार रुपये पेंशन भी आती है आपके पास में। सही बात है, पेंशन आती है, पर अब आप उत्तराखंड के पहाड़ों में चढ़ने के लिए गए, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में चढ़ने के लिए घुटने भी तो जोर देंगे। ये घुटने अगर जवाब दे गए तो फिर कैसे चढ़ोगे? तो मैंने कहा जिस एज में आदमी को जो सब करना चाहिए उसमें ही कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। फिर उसके बाद में अब ठीक है, बुढ़ापे में नहीं रहेगा, प्राइवेट में काम करता हूं, डेफिनेटली नहीं रहेगा, मैं मानता हूं इस बात को कि प्राइवेट काम है तो इसलिए बुढ़ापे में पैसा नहीं रहेगा। तब माला फेर लूंगा बैठ करके, क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम जो जिस यंग एज में कम से कम मैं देख तो रहा हूं, बुढ़ापे में पता चलूं मैं उत्तराखंड गया, केदारनाथ में मेरी सांस ही फूल गई, मैं वहीं ढेर हो गया, खत्म। तो इससे तो बढ़िया है ना, कम से कम अभी चल रहा है जो मैं अभी देखाऊंगा तो केदारनाथ। वो बताओ, इतनी सी एज है मेरी जिसके अंदर मैंने एक लक्ष्य पकड़ा, 1.5 साल 2 साल मैंने 2020 में पकड़ा एक छोटा सा टारगेट कि 2022 तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर लूंगा, लेकिन 11 तो कर लिए, 12 नहीं हो पाए तो 11 तो हो गए। ठीक है, ये चीज है, देख लीजिए। मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी आपके पास, वाह सरिता वाह, काम तो चलता रहेगा, फिर तो ठीक है, पढ़वाते रहना बच्चे। दिस नॉवल टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन आफ्टर द डेथ ऑफ मदर। एक माँ और एक पिता और बेटे के संबंध हैं जो एक माँ की डेथ के बाद कैसे रहते हैं, उस चीज पे बेस्ड है ये नॉवल। द नॉवल इज प्रीडोमिनेंटली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। देखो, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, फादर और सन के वैचारिक मतभेद को जोड़ता है। हुज वाइफ डाइड व्हेन देयर सन वाज यंग बॉय। उनका बेटा एक यंग बॉय था और कंस्टेंटली ट्राइज टू बॉन्ड विद हिज सन बट फेल्स बैडली ड्यू टू हिज ओन बैकवर्डनेस इन कम्युनिकेशन। वो अपने बच्चे से दूर इसलिए हो गया क्योंकि उसका अपने बच्चे के साथ में जो है कम्युनिकेशन गैप रहा। ठीक है ना? बिल्कुल सुचित्रा, यही चाहता हूं और यही कर रहा हूं कि खुश हूं। और मैं तो खुश, जहां पे जीवन शांति से चल जाए सब सही है यार। कोई ज्यादा, देखो ऐसा रहता हूं मैं, और आपको भी कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं कि आता भी है और जाता भी है, लेकिन कभी यूं है कभी यूं है। ऐसी स्थिति में अपने पास में एक ही काम है, शांति बनाए रखो, चुपचाप, सब बढ़िया चल रहा है, ज्यादा आए उछलो मत, कम रहे रो मत, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप। वक्त है यूं चलता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, समय का पहिया है। जीवन में अच्छा दौर आता है तो बुरा दौर भी आएगा। मैं तो कहता हूं बुरा दौर आना चाहिए ताकि एहसास तो हो आदमी को कि अच्छा वक्त जो है वही जीवन की सच्चाई नहीं है, ये भी है। देखो, अपन है मिडिल क्लास वाले, हमने बचपन देखा है बिल्कुल 0 लेवल पे, कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, वहां से चले, हमारे पास कुछ हो गया, तसल्ली पड़ गई। अब कुछ अगर नहीं होता है आगे तो भी अपने को पता है कि बचपन कैसे बीता, इसलिए ज्यादा तनाव नहीं रहेगा। मैं तो समस्या उन लोगों की मानता हूं जैसे बच्चे हैं जो आज बहुत अमीरी में जिए और एकदम से उनके पास कुछ नहीं रहे, तो फिर वो इतने तनाव में आ जाएं, कहीं तो निपट लिए जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं शुरुआत बुरे दौर से ही होनी चाहिए ताकि अच्छा वक्त आए तो आदमी को फिर उसके बाद बुरे में जाए तो ज्यादा तकलीफ नहीं आए। ये तो मेरा मानना है, मैं मानता हूं ऐसा। ठीक है ना? अनदर मेजर थीम एक्सप्रेस्ड इन द बुक इज क्लैश बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। तो भारत और पाश्चात्य संस्कृति दोनों के क्लैश हैं, वैचारिक मतभेद हैं,
भारतीय संस्कृति जहां शादी को महत्व देती है, शादी के बाद साथ रहने को महत्व देती है, वहां पे बिना शादी करे एक बेटा अपने साथ में एक लड़की लेकर के और उसके घर पे रहने लग जाता है और झूठ और बोल देता है कि भाई जो है मैं शादी जो है, टू विच विलेज ऑफ रियलिटी डज मालगुडी रिजेंबल। माया चौहान, मेरे पिताजी जॉब में थे तब आपके पास कैसे कुछ नहीं था। देखो ऐसा है, पहले की जॉब और आज की जॉब में बहुत अंतर है। पहले एक जने को नहीं लेके चलना होता था, 5 झमेले, 5 लोग, 5 भाई हैं तो 5 भाइयों को लेके चलना पड़ता था, कुएं भी खुदवाते थे और जाने क्या क्या करवाना पड़ता था। पहले जो है अपने बच्चों से ज्यादा घर के बाकी सभी लोगों का साथ लेकर के चलना मैटर करता था। एक जने की नौकरी क्या था, आप मानते हो तो 250, पौने 300, 400 रुपए की तनख्वाह से शुरू किया, शायद 273 रुपए तनख्वाह थी पहली उनकी, जब वो कहते हैं कि जब हम लोगों की शुरुआत हुई। और फिर क्या आपको क्या लगता है, बता दूं, सेकंड ग्रेड की 2007-8 तक भी 24,000 23,000 तनख्वाह हुआ करती थी। ये जो है थोड़े से आपके जो वेतन आयोग लगने की वजह से अभी जाकर के गवर्नमेंट टीचर्स की जो थोड़ा बहुत पैसा बना है, नहीं तो सरकारी मास्टरों के क्या था, 24 20 हजार रुपए में, 20 25 हजार रुपए में जो है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के थर्ड ग्रेड के मास्टर हुआ करते थे, जो 15 17 18 हजार रुपए में काम करते थे। चलिए यहां पे सारी बातें मैं आपको कर जाऊंगा। देखो फौरनता भाई मीना पूछ रहे हैं सर माली के मदर की डेथ, माली की जो है, देखो नोवेल पढ़ोगे तो सारी चीजें आ जाएगी। जस्ट यू आर टू टॉक अबाउट थीम ओनली। फर्स्ट जो थीम है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मालगुडी जो है एक ऐसा इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जो, देखो ये मैसूर के आसपास कोई गांव होना चाहिए लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। वो कहते हैं कि संतोष राशीपुरम जो है इनका जन्म स्थान था, उसके बाद ये जो है मद्रास मैसूर इन्हीं में आपस में घूमते रहे, तो कहीं ना कहीं मैसूर के आसपास कोई ऐसा गांव हो जिसकी इमेजिनेशन की करके लिखा गया हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो नहीं बताया गया। इसलिए आप लोग देखिएगा जहां कहीं भी पूछा गया है संतोष अगर इसके बारे में कि भाई ये गांव कौन सा है जिसकी बात मालगुडी की जगह के बारे में कहा गया, तो मालगुडी एक ऐसा इमेजिनेशन है उनका जिसमें बैंक भी है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस भी है, उसमें आपका रेलवे स्टेशन भी है, उसमें सब कुछ है, एक एक चीज सारी की सारी जो है उसके अंदर है। तो आप उसको अलग मान करके चलिए कि ये सारी बातें आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी प्लेस है जो गांव नहीं हो सकता, शायद कोई कस्बा हो, पर वो कस्बा भी ऐसा है जो काफी अच्छा डेवलप्ड दिखाया गया है उसकी तरफ से। समझ में आई बात? तो देखिएगा अनदर थीम ऑफ जगन्स डीप कनेक्शन टू हिज ट्रेडिशन कल्चर, जगन का भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ाव, क्योंकि जगन एक ऐसा कैरेक्टर है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उसको भारतीय संस्कृति से इतना जुड़ाव है जैसे नीम की दातुन करना, केवल शहद की बूंदें लेना। उसका एक दोस्त है जिसका नाम कजिन करके ही दिखाया गया बेटा, और वो कजिन कहता भी है इस बात के लिए जगन को, वो कहता है कि मैंने तो आज से शहद खाना छोड़ दिया, सॉरी आज से मैंने शुगर छोड़ दी है पूरी तरह से, शुगर की जगह मैं केवल शहद की 20 बूंद खाऊंगा। तो वो कहता है कि भैया फिर पूरी दुनिया को क्यों पागल बना रहा है, पूरी दुनिया को तो ये तू चीनी की मिठाइयां खिला रहा और सारी दुनिया को कहता है तू कि शहद छोड़ दिया। ये कौन सा कंसेप्ट है भाई? मतलब देखिएगा जगन का कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो उसमें भी कमियां निकाल के बता रहा हूं मैं कि जगन कहता है ऐसी बातें कि साहब मैं जो है शहद छोड़ चुका, नमक छोड़ दिया मैंने, तेने तो नमक छोड़ दिया, तेने तो शक्कर छोड़ दी, शहद नहीं छोड़ा, शक्कर छोड़ दी, और दुनिया को ये चीनी के फिर ये मिठाइयां खिला रहा है तू भाई, क्यों? एक टाइम ऐसा रहता है जब बिजनेस की स्टार्टिंग रहती है तो वो कहता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ मिठाइयां विठाइयां देखते हैं ना, इनको भगा दिया कर। उसका एक गार्ड है, उसका उस गार्ड को कहता है कि भगा दिया कर इसको यहाँ पे, ये शुक्रवार के अलावा कोई और दिन दिखने नहीं चाहिए ये बच्चे। और एक टाइम ऐसा आएगा, अच्छा इतना तक कहता है कि इनके माँ बाप को अगर मिठाइयां ही खिलवानी है, ये दुकानों की तरफ आके झांकते हैं, तो इससे बढ़िया है ना कि आकर के जो है देखें, पैसे दो, फ्री में थोड़ी आता है सब कुछ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब 25-25 पैसे में ही मिठाई के पैकेट बांटना शुरू कर देगा। हृदय परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन, आगे देखिएगा बहुत कुछ है, साधारण कहानी नहीं है, बिल्कुल असाधारण सी कहानी है जिसमें इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होगी कहानी। इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करूं तो एक जगन है,
जो कि मेन कैरेक्टर है, जिसको आप लोग 55 की एज में देख रहे हैं जब नॉवल शुरू होता है। जगन के साथ में एक है उसका दोस्त जिसका नाम है कजिन। ये कजिन ही दिखाया गया है, ये इसका दोस्त है या भाई है या कौन है कुछ भी नहीं, लेकिन कजिन के नाम से ही इसका नाम है। कजिन के साथ में तीसरा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है माली, और माली एक नीचे आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो इसका सन है, ठीक है ना। ये बेटा है, ये सन है, सन किसका, जगन का। और इस माली और कजिन के बीच में इनके के जब नोवेल शुरू हो रहा होता है तो नोवेल में उसकी एज है 55 साल, दुकान से उसके ये नोवेल शुरू होता है। और यहां पे मैं बहुत सारी बातें अभी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जगन और कजिन के अलावा जब ये माली जो है थोड़ी सी जिद कर करा करके अपने पिताजी से इसकी बनती नहीं है, 5 रुपए रोज के फिर भी नाश्ते के लिए इसके पिताजी रखते हैं, वो सब बातें करूंगा। लेकिन माली के जगन के बीच में वैचारिक मतभेद है, और माली एक दिन कह देता है कि मुझे यहां पढ़ना ही नहीं, मैं जा रहा हूं इंग्लैंड। और उस कंडीशन में ये एक अमेरिका में चला जाता है और वहां पे मिल जाती है एक लड़की जिसका नाम है ग्रेस। ग्रेस को माली यहां पे ले आता है इंडिया में और ला करके कह देता है कि भाई ये आपकी बहू है। तो जगन को बहुत दुख होता है, क्योंकि आपको पता है आज ही हमारा समाज ऐसा है कि अदर कास्ट में कभी झांक करके देखो तो मार देंगे, कोड़ देंगे, ऐसे कैसे हमारी चोरी को, ऐसे तो कैसे और कोई नहीं मिला क्या तेरे को, यही मिला क्या, इसी समाज का तेरे को नहीं दिखाता क्या। और समाज का मिल जाए तो भी रोने तो है ही सही, कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। लेकिन यहां पे तो भाई साहब बिल्कुल अलग मामला हो गया। ये तो बात भी आज के जमाने से पहले कम से कम 80 साल पहले की हो रही है। मतलब उस जमाने में तो और भी ज्यादा भयानक काम था पहले। आज भी आप कम ताक झांक नहीं कर दे कि घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। जब ये चल रहा है ऐसे के बीच में अब भी चल रहा है, तो उस जमाने की अगर बात करें तो क्या नहीं हुआ होगा। तो यहां पर जो है जगन, जब माली और ग्रेस जब आ जाते हैं, और माली है ढीठ एक नंबर का, वो कह देता है कि ये बहू है आपकी। इसका दिमाग घूम जाता है जगन का, यार ऐसे कैसे तू भाई मेरी इज्जत का कचरा करवा रहा है। वो कजिन बड़ा अच्छा आदमी, वो कहता है सब मैनेज कर लेंगे, टेंशन मत ले। फिर उसके बाद में दोनों साथ रहते हैं। तो ये माली बदमाश आदमी है, ये अपने इसके ससुर को जो है, मतलब ये कजिन वो जगन जो है धीरे 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 अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ में रहना शुरू कर देता है। उसको लगता है चल बढ़िया है, माली कोई बात नहीं, माली से नहीं बनती पर बहू तो कम से कम अच्छी है, ध्यान भी रखती है, वो इंडियन कल्चर में भी ढल गई है, ऐसी लड़की है। लेकिन एक दिन ये ग्रेस को कहता है माली की तू इससे पैसे ले, अपन एक दुकान लगाएंगे, मशीन, एक प्रिंटिंग मशीन लगाएंगे, और प्रिंटिंग मशीन ऐसी वाली लगाएंगे कि जिसमें इधर जो है कैरेक्टर का नाम डालो और उधर से नॉवल निकलेंगे। बोले भाई 2.5 लाख रुपए चाहिए उस जमाने में, 2.5 लाख रुपए चाहिए, $50,000 चाहिए उस टाइम पे, और अमेरिका आएगा। हाँ, इसमें कंट्री नहीं, इसमें धर्म भी चेंज हो गया। सुन लो इधर, लड़की की मां तो थी कोरियन, लड़की का पापा था अमेरिकन सोल्जर, यानी क्रिश्चियन और शायद बौद्ध हो, कोरियन हो तो, और उनकी बेटी, ये तो न्यारी कहानी हो गई थी। इसलिए ग्रेस को लेकर के तो और ज्यादा तनाव में होगा कौन, जगन का फादर। लेकिन अभी सेटलमेंट हो गया था। तो ये जब इसको कहता है कि पैसे मांग उससे 2.5 लाख रुपए, वो जब वो नहीं दे पाता है तो वो इससे भी नाराज होता है। ग्रेस जब कुछ दिन तक दिखाई नहीं, तो ये क्या बचने की कोशिश करता है अपने बेटे से, और बचने एक दिन देखता है कि उसकी बहू जो है वो है नहीं। फिर जब ग्रेस से बात करता है, माली से जाकर के जब जगन बात करेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है ये, सॉरी जगन जब नहीं होता है एक बार घर पे, तो वो क्या, ये जो है ना जगन, माली घर पे नहीं होता है, तब जगन एक दिन आकर के और पूछता है इससे कि भाई तुम्हारा बीच में क्यों डिस्प्यूट है, मैं तो पैसे नहीं दे रहा, वो तो ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है। बोले बात सीधी सी है कि हम लोगों ने तो शादी भी नहीं करी थी, और अब ये जो माली है वो मेरे को कहता है कि तू यहां से चली जा। ये सुनते ही तो जगन के होश उड़ जाते हैं, साला कौन सा पाप कर लिया मैंने, मेरा तो सारा घर ही अशुद्ध हो गया, पाप हो गया ये तो। वो तो घर के पीछे के दरवाजे से निकलना और पीछे के दरवाजे से ही आना जाना चालू कर देगा, ऐसी स्थितियां बनेगी।
ये है आप लोगों की कहानी। फिर इसके बाद में ये कजिन इसको आकर के बताता है कि भाई मर गए। क्या मर गए? वो तो शादी नहीं करके बैठा। वो बोलता है माली मेरा बेटा है लेकिन ग्रेस मेरी बहू नहीं है। बोले ऐसा क्या हो गया? तो बोले ऐसा है इसमें, तो एक काम कर, किसको पता है शादी नहीं करी, चल के और मंदिर में शादी कर देंगे, चल के शादी कर देंगे। तो उस टाइम पे बोलता है जो एक लाइन है कि यू आर माई सेवियर, तुम मेरे रक्षक हो, अगर तुम नहीं होते तो मेरे तो समझ ही नहीं पड़ती कि क्या करना है। तो उस कंडीशन में भाई कहानी बहुत बड़ी जोरदार ग्रो करेगी। फिर उसके बाद एक फ्लैशबैक आएगा। अगर पूरे नोवेल का टाइम पूछा जाए, जहां फ्लैशबैक में जगन को अपनी शादी की बातें याद आती कि कैसे मेरी शादी हुई थी, कैसे ये हुआ ये हुआ। एक कैरेक्टर और है जिसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, अंबिका। ये जगन की वाइफ थी। अब तो कल का भी इंतजार नहीं हो रहा, अभी पढ़ा दो पूरी स्टोरी सर। आप तो बहुत प्यारी कहानी है और मैं आपको बताऊं, मैं तो पूरी तरह से इसमें घुस जाता हूं जब कहानी को पढ़ाता हूं, पूरा इन्वॉल्व होके पढ़ाता हूं, आपको मजा आएगा। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो कहानी के रहेंगे, प्रेजेंट जो मैं करता हूं कहानी को, तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मतलब मेरे जो वे रहते हैं पढ़ाने के, इसमें आपको फीलिंग पूरी आती है, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ हमारी आंखों के सामने चल रहा है। और यही तो आपको चाहिए कि क्लास पढ़ें तो मजा आए, फीलिंग आनी चाहिए। जगन यहां पे कल कहानी शुरुआत करेंगे, शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिटेल्ड हम लोग टेक्स्ट के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। समझ में बैठ रही है क्या बात आपको? अरे मेरी बात समझ आई क्या? क्लियर है ना? आज हम लोग यहाँ पे इस कहानी को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट में ही जो समझाया कि फिर उसको अपनी बातें याद आती कि कैसे मेरी शादी हुई थी, ये था वो था। बड़ी जोरदार शादी है, शादी में भी मजे आ जाएंगे। जगन की शादी, इसकी शादी की याद आएगी इसको। और उस शादी में क्या फूफा जी का रूसना, सारी बातें हैं। मैं बस की सीट पे आगे बैठूंगा, ये क्यों पीछे बैठ गया। जो फूफा जी एक्चुअल में करते हैं वो का वही सारा का सारा काम होता है पूरे नॉवल के अंदर। आपको मजा आएगा जब पढ़ोगे कि फूफा जी बस में ने मेरे को आगे क्यों नहीं बिठाया, मेरे को तो इसी बस में बैठना था, और इसमें से उतर के आगे की सीट पे तो फूफा जी रूस जाएंगे, फिर फूफा जी को मनाया जाएगा, फूफा जी को मनाया जाएगा। भाई पूरे फूफा जी रूसने वाला जो मिडिल क्लास फैमिली में शादी होती है, लड़की वाले आए, लड़की वाले के घर पे देखने गए, तो पूरी नौटंकी होगी। कंप्लीट ए टू जेड चीजें हैं जो पूरे नॉवल में है। लास्ट में फिर जगन ये सोचते सोचते ही एकदम से उसके सुबह उठता है, फिर वो सोचता है कि अब कोई फायदा नहीं, इस जीवन में कोई सार नहीं, अब यहां से चलने में फायदा है। फिर वो जंगल में वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चला जाता है। मेम्पी हिल में कहीं ना कहीं वो जो है ग्रोव में जाने की, जंगल में चला जाएगा। लेकिन उस जंगल में जाता है, उसी टाइम पे कजिन भाग करके एक तरफ से आता है, आकर के कहता है कि तेरी सपूत माली ने शराब की बोतल लेकर के गाड़ी में घूम रहा था, जो पकड़ लिया और वो जेल में चला गया। तो जब जेल में चला गया तो बोले कोई बात नहीं, ये चेक ले, और गणेश राव नाम का वकील होता है, बोले उसको दे देना। 2,000 रुपए मांग रहा होता है वो फीस, वकील। तो 2,000 रुपए ले लेता है उसको, और उस 2,000 रुपए के उन नोट्स उनको लेकर के, और वो कजिन कह देता है कि अगर संभाले तो उसको कह देना दुकान संभाल लेगा, और ये चाबी पकड़, मैं चलता हूं। वो कजिन कहता भी है उसको कि भाई तू मेरे साथ चल, बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा, और वो जंगल में निकल जाता है। तो जब वो निकलता है वहां पे जंगल में, तो बड़ा थोड़ा सा आपको दुख सा होगा कि सब कुछ इतना अच्छा चलते चलते नोवेल का एंड हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेस, कजिन, माली। मैं फूफा जी रूसने वाला काम करता ही नहीं हूं, सरितन हो गया। मैं सच कह रहा हूं, हमेशा आदमी को अवेलेबिलिटी जहां दिखाओगे वहां पे आप जो है मात खाओगे। जिंदगी का अपना एक कंसेप्ट है, आप कम अवेलेबल रहो लोगों के लिए। जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी दिखाई है मैंने, उन लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा। इसलिए मैं कभी भी अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर के कोशिश करता हूं कि बचो। जितना आप अवेलेबल नहीं रहोगे लोगों के लिए, उतने ही ज्यादा लोग आपकी वैल्यू करते हैं, और जितने ज्यादा अवेलेबल होते हैं लोग, उतना ही आपको बावला समझते हैं। मैं बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा जब ऐसे पोलाइटली और इस तरीके से रहता हूं तो बच्चों को लगता है ऐसे ही है, लेकिन जो ज्यादा एटीट्यूड में रहे मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है मेरी अपेक्षा। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं अपने, इनको तो कम से कम अपने घर के ही हैं, पढ़ाना करना है, ये तो सारी चीजें हैं। पर ऐसे फूफा जी वाला कोई एटीट्यूड अपने अंदर होगा भी नहीं, है भी नहीं, क्योंकि लोग जो है वेट करते हैं अपना, तो सीधी सी बात है, क्योंकि अपन ज्यादा जाते ही नहीं।
आराम से अपना, और मैं वहां जाकर के भी कभी अपना एटीट्यूड शो किया ही नहीं। अपन आराम से अपने चाय पोहे बनाने में बिलीव रखते हैं, वहां पे भी जाके बना देते हैं तो बहुत राजी होके कहते हैं कि वाह ये है आदमी तो, ठीक है ना। अरे ज्यादा बना दो, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन इम्प्रेशन इम्प्रेशन खत्म नहीं होना चाहिए बाबू भैया। चलिए, थैंक यू। बस करेंगे कल बात। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को स्टोरी से जोड़ना चाहा, आप लोगों को दिखाना चाहा कि ये एक्चुअल में नोवेल में क्या है। वो सब बातें तो बहुत बारीकी से बात करेंगे, बहुत बारीकी से कीनली पढ़ेंगे, एक एक लाइन, एक एक चीज। आप लोग प्लीज अगर कोशिश करना कि ये आपके पास हो तो मच बेटर होगा। अगर आपके पास ये हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, कल मंगवा लीजिएगा, क्योंकि कल भी शुरू नहीं होगा, 2-3 दिन बाद होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं अंडरलाइन करवा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल 5 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी। सर का पता नहीं, पर हम करते हैं आप लोगों के साथ में, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।